एक रिएक्शन है उसका रेट डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी पे, और वहीं दूसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसका रेट डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा है कि वो समझ ही नहीं पाते और वो अल्टीमेटली क्रैमिंग पे आ जाते हैं। तो मैंने ऑफलाइन में भी काफी स्टूडेंट्स हैं, जैसे क्या होता है कि छुट्टी कर ली या उन्हें लगा कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है या ये तो सर बाद में भी ग्राफ में बताएंगे, तो वो कंफ्यूज ही रहते थे। कब तक कंफ्यूज रहते थे? जब तक वो ये लेक्चर देख नहीं लेते थे। जैसे ही वो एनर्जी को समझ जाते थे, हालांकि केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उनकी चीजें उनके लिए बहुत आसान होती थी। और फिर सोचते थे सर एक्चुअल में फंडामेंटल पूरी ऑर्गेनिक का तो पहले 2 लेक्चर ही है, वहीं से अप्रोच बनती है कि पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन का आइडिया लगे, फिर एनर्जी का, और फिर उसके बाद आगे मैकेनिज्म में धीरे धीरे हेल्प मिलने लग जाती है। तो मैं भी यही बोलूंगा कि हमें क्या करना चाहिए, इस डायग्राम को बहुत ढंग से समझना चाहिए। तो अगर मैं इसको केमिकल काइनेटिक्स से एक्सप्लेन करूं तो कोई भी रिएक्शन किससे होती है? मॉलिक्यूलर कोलिजन से। तो अगर मॉलिक्यूलर कोलिजन से कोई रिएक्शन हो रही है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट है। अब उसके बाद इतनी एनर्जी मिले कि कोलिजन इफेक्टिव हो, यानी एक ऐसा स्टेज आए जहां पर इनिशियल बॉन्ड टूटने लगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होने लगे। तो उस स्टेट को केमिकल काइनेटिक्स में कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यहां इसे बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वी कैन से अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो ध्यान रखना अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ये वो स्टेज है जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसे बोलें, अगर एक अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में समझें तो एक अल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है जो कि रिएक्टेंट है। और क्योंकि यहाँ बहुत जगह नहीं है तो मैं ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ कि यहाँ एरो के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही होगी। तो यू कैन से एक बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा और एक बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा होगा। ठीक है। एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा और एक बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो यू कैन से कैसे, लाइक दिस, यहां बॉन्ड धीरे धीरे बनने लगा, यहां बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगा। इसे बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं इसे? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब यहां पर रिएक्टेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, एक बॉन्ड बन रहा है और एक ब्रेक हो रहा है। ठीक है। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो यू विल गेट प्रोडक्ट। आपको क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट मिल जाता है। और इस तरीके से रिएक्शन होती है। और अब यहां पे एक और चीज समझनी है, ये जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट एक पीक से प्रोडक्ट आ गया, यानी कि मैथ्स की टर्म में बोले तो एक मैक्सिमा आ गया, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए बोले तो एक पीक आ गया। ये जो पीक है ये बताता है एनर्जी का वो पार्ट, पूरी रिएक्शन का वो पार्ट जहां पे मैक्सिमम एनर्जी है। राइट। ये जो एक्सेस है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और इस वाले एक्सेस को आप टाइम भी बोल सकते हो, एज वेल एज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी। बुक टू बुक वेरी करता है। किसी बुक में लिखा रहता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किसी बुक में लिखा होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो अगर आप पूछोगे व्हाट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो यू कैन से चेंज इन स्टेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम, टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है। तो कहीं कहीं कई बार इधर टाइम भी लिख देते हैं। ठीक है। बट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट ज्यादा सही है। समझ पा रहे हैं इस बात को? और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब ये वन स्टेप रिएक्शन है। तो ये भी क्लियर है कि रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट, दिस इज वन स्टेप। तो इस ग्राफ को देख के हम, ध्यान से सुनना, हम क्या क्या चीज समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले हमने देखा कि रिएक्शन में रिएक्टेंट आया, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आया, एक आया तो मैंने लिख दिया 1, फिर उसके बाद रिएक्शन में क्या बना? प्रोडक्ट। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन। ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है? ये ग्राफ है वन स्टेप रिएक्शन का। फिर हम बोलेंगे इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा है क्या? व्हाट इज इंटरमीडिएट? तो इंटरमीडिएट होता है अनस्टेबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में
और इंटरमीडिएट में यही फर्क होता है कि इंटरमीडिएट हर स्टेप के लास्ट में जो बनता है वो अनस्टेबल होता है, अगले स्टेप में फिर चेंज होता है, फिर चेंज होता है। मतलब इंटरमीडिएट एक स्टेप में अनस्टेबल होता है और अगले स्टेप में कंज्यूम हो जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो व्हाट यू कैन से इंटरमीडिएट के बारे में क्या कह सकते हो कि इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप। और हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, अगर सिंगल स्टेप जो होता है उसे बोल देते हैं एलिमेंट्री स्टेप या सिंपल स्टेप। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। अगर ये वर्ड्स कहीं पर हैं तो व्हाट डज इट मीन कि वो वन स्टेप की बात हो। तो हर एक स्टेप में, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन में, अगर प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं अनस्टेबल, जो आगे कंज्यूम हो जाएंगे, यानी कि इंटरमीडिएट के बारे में हम बोलेंगे कि दे आर अनस्टेबल प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसके लिए क्या है, कंज्यूम इन नेक्स्ट स्टेप। ये तो कंज्यूम हो गया वो इंटरमीडिएट है, जो कंज्यूम हो गया वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये जो हमने 5 मिनट में समराइज किया है, इसको हम जरा किसी रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला वी हैव अ रिएक्शन CH3CH, मतलब ऐसा मान लेते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और वो पहले स्टेप में बना रहा है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन विद द रिलीज ऑफ क्लोराइड है। तो हम बोलते हैं एक रिएक्शन है जिसका ये फर्स्ट स्टेप है। फिर हमने एक दूसरी रिएक्शन लिखी जिसका सेकेंड स्टेप है CH3CH प्लस CH3, और उस पर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और क्या बनाया CH3CH CH3, और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये 2 स्टेप है। अब यहां पे आप समझो कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें सोचनी चाहिए, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये क्लियर करते ही बच्चे वो आंसर दे देते हैं जो 90% बच्चे नहीं दे पाते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म के पहले 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और एक ये जिसमें हम थोड़ा सा एनर्जी पढ़ेंगे, और बहुत डिटेल में मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज वो SN1 SN2 में यूज होते हैं, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ते हैं वहां कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, वहां पे हम डिटेल में SN1 SN2 में पढ़ेंगे ताकि आप समझ सकें क्यों इस न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर से ये बेसिक हो गया, या क्यों न्यूक्लियोफाइल अब SN1 शो कर रहा है, या क्यों ये वाला न्यूक्लियोफाइल SN2 शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में, क्या कोई रिएक्शन बिना ट्रांजिशन स्टेट की हो सकती है? पहला सवाल, क्या कोई रिएक्शन, कोई भी स्टेप, और वो जो स्टेप होगा अगर सिंगल स्टेप है तो एलिमेंट्री है, तो क्या कोई भी स्टेप बिना ट्रांजिशन स्टेट के हो सकता है? तो हमारा आंसर आएगा नो, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन को इस पीक से गुजरना पड़ेगा, यानी किसी भी रिएक्शन को उस एनर्जी लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि एक बॉन्ड धीरे धीरे टूटे और दूसरा बॉन्ड धीरे धीरे बने। ठीक है, क्लियर है चीज कि एक बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और एक बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा। फिर ऐसे ही अगर अगला स्टेप है वो भी ट्रांजिशन स्टेट से गुजर के जाएगा। अगर बॉन्ड से बन सकते हैं तो बनेंगे, बनने वाली स्टेज पे आएंगे और बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। दूसरी चीज मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हमेशा हायर, जब किसी भी रिएक्शन का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे बनेगा। ठीक है, तो हर स्टेप ऑफ द रिएक्शन का एक मैक्सिमा होगा। ठीक है, मैं पूरी रिएक्शन का नहीं कह रहा, अगर मान लो ये रिएक्शन 2 स्टेप में है तो ये रिएक्शन 2 मैक्सिमा से मिलके बनेगी। जैसे मान लेते हैं कि एक मैक्सिमा हो गया ये, ठीक है, और दूसरा मैक्सिमा हो गया ये, तो आप कहोगे कि कुछ इस तरीके से बनेगी रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, तो कुछ इस तरीके से बनने वाली है। तो यहां पर देखो ये है पहला स्टेप, मैंने जो रिएक्शन लिखी है इस रिएक्शन का ये पहला स्टेप है और इस रिएक्शन का ये पहला प्रोडक्ट है। लेकिन क्योंकि ये, ध्यान सुनना, क्योंकि ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है, ध्यान से सुनो,
मैंने बोला दिस प्रोडक्ट इज अनस्टेबल, फिर मैं बच्चों से पूछता भी हूँ कि आप बताओ या मन में सोचो कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये अनस्टेबल है। तो बिल्कुल सही, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ये अनस्टेबल है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अगले स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। भाई अगर स्टेबल होता तो अगले स्टेप में कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो क्या मैं कह सकता हूँ वो रिएक्टिव है? यस, तो वी कैन से दिस इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो फिर क्लास में मेरे से बच्चे बोलते हैं कि सर कंफ्यूजन नहीं होगी, आप इसे भी प्रोडक्ट बोल रहे हो और जो लास्ट में बना है इसे भी प्रोडक्ट बोल लोगे, कंफ्यूजन नहीं होगी? मैं बोलूंगा बिल्कुल होगी। तो कहते सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ताकि आपको क्लैरिटी आए कि आपको कुछ चीजों के नाम इसीलिए रखे जाते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए ये वो प्रोडक्ट था जो रिएक्टिव भी था, अनस्टेबल था और अगले स्टेप में कंज्यूम हो गया। तो ये रिएक्शन में कुछ टाइम में बना, रिएक्शन के दौरान बना, इसलिए इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को, इस रिएक्टिव प्रोडक्ट को बोला गया रिएक्टिव इंटरमीडिएट या सिंपली इंटरमीडिएट। यानी ये वो था जो रिएक्शन के बीच में बना और अगले स्टेप में कंज्यूम हो गया। ओके, तो दैट्स व्हाई, तो यहां से हमें समझ आया कोई भी रिएक्शन बिना ट्रांजिशन स्टेट के नहीं जा सकती। जब कोई भी स्टेप, चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने भी स्टेप की हो, अगर उसका कोई भी स्टेप बिना ट्रांजिशन स्टेट के नहीं जा सकता, तो बताओ क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद नहीं दे दोगे कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, बताओ ये बात सही है या नहीं? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन व्हिच इज n। अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन n स्टेप में हो रही है तो उसके n ट्रांजिशन स्टेट्स होंगे। ओके, और प्रोडक्ट तो एक ही होगा और उससे पहले सारे क्या होंगे? इंटरमीडिएट। आप खुद सोचो, अगर रिएक्शन 3 स्टेप में हुई, ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं अब आप सोचो, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से बाहर आओ। ये नहीं कि जरा सा टीचर ने पुश किया सोचने के लिए तो आप कह रहे यार तो बोर कर रहा है, स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, देखो सोचने से ही आपको मतलब एग्जाम में तैयार हो गए एग्जाम के लिए। तो देखो अब आप सिंपल सी एक चीज सोचो। ठीक है, सोचो क्या सोचना है आपको कि अगर नंबर ऑफ स्टेप्स 2 हैं तो प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही होता है फाइनल। सर ये क्या एक साथ 2 बात बोल रहे हो कि 2 बनेंगे? प्रोडक्ट तो एक ही होता है, हर स्टेप में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। जहां रिएक्शन रुक जाएगी उसको प्रोडक्ट कहा जाएगा, बाकी इंटरमीडिएट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी मल्टी स्टेप रिएक्शन, स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। स्टेबल प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब आप बताओ, जब मैं बात लिख रहा हूं कि स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1, तो दैट इज वेरी क्लियर कि अगर रिएक्शन 2 स्टेप की है, स्टेबल प्रोडक्ट तो एक होगा। इसका ये मतलब हो गया कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने हुए? जितने स्टेप हैं उससे कम। ध्यान समझो, 2 स्टेप थे, 2 प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही होता है। तो जो 2 बनने चाहिए थे, एक प्रोडक्ट हुआ 2 माइनस 1। तो जो 1 है वो क्या है? इंटरमीडिएट। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि जो रिएक्शन है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन मल्टी स्टेप रिएक्शन विच इज, जिसे आप केमिकल काइनेटिक्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो, वो मान लेते हैं कि वो स्टेप कितने हैं? 3 स्टेप का मतलब समझो कि वो रिएक्शन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में हो रही होगी। एक रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बनेगा, फिर अगले स्टेप में वही प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, फिर अगले स्टेप में वही प्रोडक्ट तीसरा प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया दूसरे में, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया तीसरे में, और जो स्टेबल होता है बच्चों वो तो तीसरा ही होता है ना फाइनल, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं होता तो रिएक्शन फिर आगे जाती। ये रिएक्शन क्यों आगे गई? क्योंकि स्टेबल नहीं था। ठीक है, तो अब इसको इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? तो इसका नाम रख दिया गया इंटरमीडिएट फर्स्ट।
और फिर इसका क्या नाम रख दिया गया, सेकंड इंटरमीडिएट, यानी जो कंज्यूम हो गए उन्हें क्या बोला गया, इंटरमीडिएट। तो 3 प्रोडक्ट होते, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही होता है क्योंकि बाकी अनस्टेबल होते हैं जिन्हें इंटरमीडिएट कहते हैं। तो वी कैन से कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने हो गए इस रिएक्शन में, तो आंसर इज 2। तो बड़े ध्यान से सुनना, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी स्टेप होंगे रिएक्शन के, ठीक है, बताओ, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स होंगे, जितने भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा अगर नंबर ऑफ स्टेप्स रिएक्शन के n है, n क्या है, n, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स n-1 होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? प्रोडक्ट हमेशा एक होता है, प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहता हूं आप इसे कंसेप्चुअली समझे, रटे नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। मैंने देखा है बच्चे सिली मिस्टेक करके आते हैं, क्यों? क्योंकि वो रट के बैठे हैं, फिर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, यार n-1 ट्रांजिशन स्टेट होते थे या स्टेप्स होते थे या इंटरमीडिएट होते थे, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखो, प्रोडक्ट हमेशा एक होगा, तो इंटरमीडिएट n-1 और जितने स्टेप्स होंगे उतने ही ट्रांजिशन स्टेट होंगे, क्योंकि कोई भी रिएक्शन पीक ऑफ द कर्व से जाए बिना नहीं हो सकती। अब मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि हमने बोला है कि एक रिएक्शन है, एनर्जी कर्व और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का कर्व, एनर्जी कर्व और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का एक कर्व है, और ऐसे मैं बहुत सारे कर्व बना देता हूं, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव 4 क्वेश्चंस हियर टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्सेप्ट वेरी वेल, कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से समझने के लिए, ठीक है। तो देखो जरा, मैंने बोला कि ये एक रिएक्शन है, ठीक है, फिर मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एक रिएक्शन यही बना लेते हैं, ओके। तो इस तरीके से एक ही रिएक्शन बना ली, ओके। फिर उसके बाद हमने बोला कि लेट्स मेक वन मोर रिएक्शन, एक और रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये अभी इमेजिन ही कर रहा हूं मैं, ठीक है, हम अभी इस वास्तविकता पे नहीं जा रहे हैं कि रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो लेट्स फॉर्म वन मोर रिएक्शन, ओके। अब आप इन चारों रिएक्शन में बताओ कौन सा, कितने स्टेप की रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, एक्सो है या एंडो है, ये सब हमें सोचना है। तो देखो, हम डायरेक्टली पीक्स काउंट कर लेंगे, 1 2, मतलब कि जो रिएक्शन के स्टेप्स हैं वो 2 है। इधर भी पीक काउंट कर लेंगे, चलो एक बारी में एक ही करते हैं, 2 स्टेप्स हो गए, जितने पीक होंगे उतने ही ट्रांजिशन स्टेट्स होंगे। तो इस रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। इस रिएक्शन में जो रिएक्शन स्टार्ट हुई थी इधर रिएक्टेंट से और यहां जो खत्म हुई प्रोडक्ट पे, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो व्हाट वी कैन से कि एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज, मींस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। फिर पूछेंगे कितने इंटरमीडिएट्स होंगे, तो जो मिनिमा है दिस इज इंटरमीडिएट, तो इसमें नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने हुए, 1, I स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और पहले स्टेप की थ्रेशोल्ड एनर्जी दूसरे स्टेप की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, ये भी समझ आ गया, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया।
की ज्यादा है। तो दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज सेकंड। तो रिलेशन भी बता सकते हैं कि फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा है, सेकंड की कम है। अब ये जो एनर्जी ज्यादा है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। यस, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट को इंटरमीडिएट में चेंज होने के लिए एनर्जी चाहिए, ध्यान सुनना, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी और ये दूसरे की। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं रेड कलर से। ये जो एनर्जी है, ठीक है, यहां से लेके ऊपर दिख रहा है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेप। और यहां इंटरमीडिएट से ये वाला जो एनर्जी लेवल है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। ठीक है, किसके लिए? ये फॉरवर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ। और दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेप, ये भी फॉरवर्ड है। फिर हमने ये सीखा कि वही गेम था कि मैंने इसमें बहुत सारी बॉल्स रख दी और उसको बॉक्स को शेक कर रहा हूं। तो जैसे वो बॉक्स को शेक करूंगा तो बॉल को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहां से धीरे से जाने में, यहां से तो तेजी से चला जाएगा। तो इसका मतलब स्लो स्टेप इसका कौन सा है? तो यू कैन से स्लोएस्ट स्टेप इज फर्स्ट स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कौन सा स्टेप है? फर्स्ट। ठीक है, अब आई होप हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। अब ऐसे ये रिएक्शन है। अब हाँ, ये भी पूछ लेते हैं रिएक्शन एक्सो या एंडो। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि एनर्जी नेट एब्जॉर्ब हुई है। तो यू कैन से यस, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये देखते हैं, हमने देखा दिस रिएक्शन हैज 1 2 3 पीक्स। 3 पीक्स मींस जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इस रिएक्शन के होने के, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं रिएक्शन के होने के 3। जितने स्टेप्स होते हैं उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्या कर लिख दिया मैंने उल्टा? ठीक है, उतने ही ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट्स कितने हो गए? 3। फिर उसके बाद जितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे और जितने स्टेप होंगे उससे एक कम क्या होगा? इंटरमीडिएट। ये फर्स्ट इंटरमीडिएट, ये सेकंड। ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टेप -1, ऑलवेज n-1, 2, विच इज स्लोएस्ट स्टेप। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कौन से स्टेप की है? थर्ड स्टेप। तो यू कैन से थर्ड स्टेप हमारा स्लोवेस्ट होगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ओके, अब ये मैं आपको बोल दूं या कमेंट करने के लिए? चलो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो हम इन्हें ये देखा कि दिस रिएक्शन हैज हाउ मेनी पीक्स? तो दिस रिएक्शन हैज 4 पीक्स। 4 पीक्स देखते ही हमें पता चल गया कि इस रिएक्शन के कितने स्टेप्स हैं? 4। जितने स्टेप्स होते हैं उतने ही ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं। दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, ये देखो तीसरा है और ये चौथा। तो ट्रांजिशन स्टेट कितने होंगे? 4। रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा एक ही होता है। तो 4 स्टेप के 4 प्रोडक्ट होते हैं। बोलो हर स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा या नहीं? ये बात हम सोच पा रहे हैं? बिल्कुल। अगर कोई एक रिएक्शन मैंने बोला हुई है तो प्रोडक्ट तो होगा ही। तो हर स्टेप के 4 प्रोडक्ट होंगे, लेकिन लास्ट स्टेप वाले को ही प्रोडक्ट बोलेंगे क्योंकि उससे पहले वाले प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं। तो इंटरमीडिएट्स कितने हो गए? तो यू कैन से जितने स्टेप हैं उसमें से एक कम कर दो, 3। सर थोड़ा ना ग्राफ में भी दिखा दो हमको। ठीक है, दिखा देते हैं। तो दिस इज थर्ड इंटरमीडिएट, दिस इज सेकेंड इंटरमीडिएट एंड दिस इज फर्स्ट। ऑब्वियस है, जिसकी एनर्जी कम होगी वही अगले स्टेप में कंज्यूम होगा, उससे हायर एनर्जी वाले तो नहीं होंगे। तो मिनिमा जो होगा हर स्टेप का वो इंटरमीडिएट होगा, मैक्सिमा हर स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट। नाउ व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जब भी पूछी जाए सबसे ज्यादा, तो आप सीधे रिएक्टेंट से पीक लाइन बना दो। और देखो सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? ये फर्स्ट वाली। तो इसका मतलब यहां एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेप है,
ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या है वो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि जो रिएक्शन है उसके स्टेप्स को इंटरमीडिएट को कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मैंने जहां से लेक्चर शुरू किया था वो वहां पे आते हैं। कैसे पता चलेगा कि कभी तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, कभी ट्रांजिशन स्टेट चेक करने के लिए, कभी प्रोडक्ट की देख लेते हैं, ये कैसे चेक करेंगे? तो इसको बताया हैमंड पोस्टुलेट ने। ठीक है, तो यू कैन से हैमंड। हैमंड का क्या कहना है कि जिसकी एनर्जी जिसके पास होगी, ठीक है, वो उसी को रिजेंबल करेगा। क्या करेगा? उसको रिजेंबल। और मुझे लगता है ये समझना भी बहुत आसान है। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। कैसे? आप खुद सोचिए। ओके, आप ऐसा मानिए कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, अगर वो ट्रांजिशन स्टेट ये वन स्टेप रिएक्शन है ऐसे, और हम मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी है, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कभी एनर्जी की वैल्यू लिखी नहीं, यहां रैंडम कुछ भी वैल्यू लिख रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए। तो मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी की वैल्यू है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ, ये जो एनर्जी की वैल्यू है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ, तो मान लेते हैं कि दिस वैल्यू इज हेयर 200, यहां पे मान लेते हैं वैल्यू हो गई 800, और यहां मान लेते हैं दिस इज 1500। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो आप बोलोगे दिस इज 1500। फिर आप बोलोगे प्रोडक्ट की एनर्जी बताओ, तो दिस इज 800। रिएक्टेंट की बताओ 200। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही नहीं हो गया कि मेरे पास 1500 रुपए है, 1500 नहीं, मेरे को बोल देना चाहिए मेरे पास 70,000 रुपए। अब मेरे से पूछे भाई तू कौन सा मोबाइल खरीदेगा सबसे पहले, वन प्लस या आईफोन, तो बोलूँगा मेरे 70,000 रुपए है, मैं आईफोन खरीद सकता हूँ। वैसे आज की डेट में 70 में तो नहीं आ रहा आईफोन, चलो 1 लाख कर देते हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए है, क्या खरीदेगा, वन प्लस या आईफोन? तो ठीक है, मैं 70 है तो मैं सोचूंगा मेरे पे 70,000 रुपए है, वो 1 लाख है, आईफोन आ रहा है 70 का, वन प्लस आ रहा है 60,000 है, तो मैं आईफोन खरीद लूंगा, मेरे ज्यादा चांसेस हैं कि मैं आईफोन खरीद लूंगा। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो पैसे हैं वो है, वैसे तो यहीं पे देखना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरे पास जो पैसे हैं उसके लिए मैं एक केस और बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं बनाने वाला हूं दूसरा केस। अब जो दूसरा केस बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो, अब मैं दूसरा केस बनाने वाला हूं ऐसा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी अब जो मतलब अब यहां से तो तुम्हें नहीं समझ आएगा, बट उस एग्जांपल से मुझे लग रहा है समझ गया, दूसरा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 50,000 रुपए होते तो मैं क्या खरीदता? वन प्लस। आईफोन के बारे में सोचता नहीं क्योंकि उसका लेवल ऊपर है। तो जो जहां अमाउंट के जस्ट नियरेस्ट होता है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिस इंसान, जैसे अब आप देखो, आपने देखा होगा ज्यादातर, देखो मेजॉरिटी में, मैं कंसेप्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसे बिल्कुल जनरलाइज करके कमेंट बंद करने लगना कि सर मेरे पे 1 लाख रुपए थे, मैंने तो नाजो खरीद लिया, मैंने MI खरीद लिया। मतलब मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी होती है अगर किसी पे 1 लाख फ्री पड़ा है तो आईफोन ही लेगा जो जस्ट उसके पास मिल रहा होगा। जिसका 70,000 पड़े मोस्ट प्रॉब्ली वन प्लस लेगा। ये ऐसे इनका हाल। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये देखेगा इसकी एनर्जी किसके पास है, 800 या 200, देखेगा 800 के पास है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको मैच कर रहा हो। ऐसे ही ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी किसके पास है, रिएक्टेंट के पास, तो ये इसको मैच कर रहा हो। यानी कि जो एनर्जी है वो नियरेस्ट एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट है वो नियरेस्ट एनर्जी वाले के से मैच कर रहा होता है। तो हैमंड ने यही बोला है, क्या बोला है कि ट्रांजिशन स्टेट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर, जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसका स्ट्रक्चर किसके होगा, सिमिलर टू द नियरेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ नेक्स्ट क्या, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो ये तब की कहानी है जब मानते हैं कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है। अगर मुझे पता है रिएक्शन यहां से यहां जा सकती है तो यहां से देखूं तो ये रिएक्टेंट, यहां से देखूं तो ये रिएक्टेंट, तो मतलब वही है। अब वो नियरेस्ट जो भी है,
ट्रांजिशन स्टेट यहाँ किसको मैच करेगा, रिएक्टेंट को, यहाँ किसको मैच करेगा, प्रोडक्ट को। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको समझ आए कि ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो भी नेक्स्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नियरेस्ट एनर्जी लेवल होगा उसको मैच करेगा। अगर वो नेक्स्ट प्रोडक्ट नियरेस्ट है तो इसका स्ट्रक्चर उसे मैच करेगा, और अगर रिएक्टेंट नियरेस्ट है तो इसको मैच करेगा। यानी कि इन दो रिएक्शन को देख के आप बताना मैं ऐसा लिख दूं क्या, ठीक है। तो मैं जैसे ही लिखूंगा तो आप मुझे बताओ कि समझ आए। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी 800, प्रोडक्ट की 200। तो एक्सो में ट्रांजिशन स्टेट किसके सिमिलर होता है, सिमिलर दैट ऑफ रिएक्टेंट। किसके सिमिलर होता है, रिएक्टेंट। यानी कि ज्यादा चांसेस हैं कि ट्रांजिशन, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर किसको रिजेंबल करेगा, किसके जैसा होगा, रिएक्टेंट के। यहां पे अगर हम बात करें किसके सिमिलर हुआ, तो यहां हम बोलेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन स्टेट का वो सिमिलर होगा, सिमिलर टू प्रोडक्ट। ठीक है, किसके सिमिलर होगा, प्रोडक्ट के सिमिलर होगा। ओके, तो दिस इज हैमंड पोस्टुलेट। ये आपको मदद करेगा कैसे, अब जैसे हमने बोला पूरी ऑर्गेनिक में दो ही रिएक्शन होने वाली है, या एक्सो या एंडो। तो आपको किसी रिएक्शन का रेट बताने में हेल्प करेगा, ये मदद करेगा किसी रिएक्शन में कौन सा स्टेप ज्यादा फेवरेबल है वो बताने में। ये भी बताएगा कि आपको ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग देखनी है। अगर एल्कीन से कुछ बन रहा है तो एल्कीन देखना है, या कहीं एल्कीन बन रहा है तो उसको देखना है। ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो नियरेस्ट किसके जा रही है। ओके, यानी कि अगर मैं आपसे, मैंने जो रिएक्शन पहले लिखी उसी के लिए पूछ लेता हूं दोबारा से, ठीक है, जो यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी तो इस पे ही क्वेश्चन कर लिया जाए तो बढ़िया है। देखो ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। जो चीज फोकस घटाए इसको हटा दो। फोकस करने का बड़ा तरीका है क्रिएट अ नॉट टू डू लिस्ट, ठीक है। क्या करना है ज्यादा ये पता हो कि क्या नहीं करना है और वो ज्यादा आसान होता है। तो एक रिएक्शन है, ये दो स्टेप में हो रही है। तो अगर मैं बोलूं इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, क्या बनाना है इस रिएक्शन का ग्राफ, तो देखो मैं इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ओके, तो लेट्स क्रिएट अ ग्राफ वेरी फास्ट, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखो जरा ग्राफ, पहले स्टेप में मैंने बोला कि जो रिएक्शन है यहाँ पर, तो जो रिएक्शन है यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैं इधर से कार्बोकेटायन बना लाइक दिस, ठीक है। फिर दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको आगे समझ आए। दूसरा स्टेप है, अगले स्टेप में कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया लाइक दिस। ओके, अब आप बताओ ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा, इस रिएक्टेंट के जैसे होगा या इस इंटरमीडिएट के जैसा होगा। तो आप बोलोगे ये क्लोज तो यहाँ पे है, क्लोज तो यहाँ पे है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कार्बोकेटायन के जैसा होगा। यानी कि जब भी हम स्टेबिलिटी देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट की तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। और यहां इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटायन। कौन है, कार्बोकेटायन। बोलो क्लियर हुई बात। अब ऐसे ही आप देखो ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट है, इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा, तो आप बोलोगे फिर इसी के जैसा होगा, क्योंकि यहां एनर्जी लेवल कम है और अगर हम बात करें तो यहां एनर्जी लेवल ज्यादा है, ठीक है। और ऐसे यहां देखें तो ये एनर्जी लेवल ज्यादा है और इधर कम है। तो दोनों ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर किसको रिजेंबल करेगा, कार्बोकेटायन को। तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक पूछे तो नहीं गए हैं मेंस या एडवांस में, बट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो दो तरीके हैं पढ़ने के, एक पेपर में आने के बाद अगले साल से पढ़ो, एक पहले से ही सब कुछ पढ़ के रखो, ठीक है। और वैसे भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट का कोई सिलेबस नहीं होता। कंसेप्ट क्या कहता है, मैं एक बार समझ में आता हूं, एक बार दिमाग में आता हूं तो कभी नहीं जाता हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर किसे रिजेंबल करेगा, किसके जैसा होगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा,
दैट ऑफ कार्बोकेटायन। ऐसे ही पूरी ऑर्गेनिक में इसको, इस एनर्जी डायग्राम को हम यूज करते चलेंगे, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट्स। तो हमें पता है इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट्स या तो न्यूक्लियोफाइल होंगे या इंटरमीडिएट्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स क्या कह रहा हूं यार, इंटरमीडिएट्स नहीं, रिएजेंट। रिएजेंट सबस्ट्रेट था, एनर्जी डायग्राम पढ़ा, अब उस पे जो अटैक करेगा वो रिएजेंट। तो रिएजेंट जो है वो दो होंगे, इंटरमीडिएट तो सॉरी कार्बोकेटायन कार्बन आयन होता है, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें रिएजेंट जो अटैक करेंगे, अब वो दो ही होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल अगर मैं बताऊं तो N से नेगेटिव N से न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी ऐसी स्पीशी जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल। यानी कि न्यूक्लियोफाइल पहचानना तो आसान नहीं हो गया। एनायंस, अगर आपको एनायंस दिख रहे हैं तो उसको क्या मान लो? न्यूक्लियोफाइल। देखो कितना इजी हो गया। H माइनस न्यूक्लियोफाइल, R माइनस न्यूक्लियोफाइल, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल, F माइनस न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, I माइनस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, RO माइनस न्यूक्लियोफाइल, RS माइनस न्यूक्लियोफाइल। फिर उसके बाद हमने बोला OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, SH माइनस न्यूक्लियोफाइल, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस न्यूक्लियोफाइल। यानी कि नेगेटिव चार्ज देखा नहीं और हम खुश हो गए। C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस न्यूक्लियोफाइल, NO2 माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज दिख गया तो वो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। RCOO माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो बस न्यूक्लियोफाइल पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो जीवन में कोई कष्ट नहीं है। कष्ट कब आता है? जब चार्ज नहीं होता, खुद से सोचना पड़ता है। तो दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा? तो दूसरा टाइप है न्यूक्लियोफाइल का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साइडवेज ओवरलैप से और वीक होते हैं, तो दे आर इजिली अवेलेबल फॉर अटैक। तो जहां भी पाई बॉन्ड होगा वो हमारे क्या होंगे? यू कैन से दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होंगे? वो पाई इलेक्ट्रॉन वाले, और उनपे कोई चार्ज नहीं होगा तो आप उन्हें न्यूट्रल भी बोल सकते हो। तो यू कैन से न्यूट्रल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो पाई जहां जहां दिख जाए वहां पे। लेकिन एक और चीज, पाई बॉन्ड के साथ दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होना चाहिए। मतलब कि एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल है। फिर उसके बाद एल्काइन, एल्काइन इज न्यूक्लियोफाइल क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली अवेलेबल है। तो ये बड़ा बच्चों को वो रहता है। मैं बोलता हूँ देखो यहीं अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और सारी शीट्स लगा लो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। या तो न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल, लेकिन जो मैकेनिज्म में हम एरो बनाते हैं वो सिर्फ हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे होते हैं, है ना। तो पाई बॉन्ड जहां दिख जाए उसको मान लो न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है, कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि एक तो पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद घूम रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो इजिली अवेलेबल है। क्या है? इजिली अवेलेबल। तो न्यूक्लियोफाइल्स पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी होते हैं। और कौन से होंगे? तो और दूसरे क्या होंगे? विच हैज लोन पेयर, वो भी न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। मतलब आपको पता होना चाहिए इस पे लोन पेयर है, बना नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे अमोनिया लोन पेयर में बना देता हूं, वाटर लोन पेयर बना देते हैं। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज दे हैव लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो बस ऐसे ही अमोनिया के बाद प्राइमरी अमीन, ये भी न्यूक्लियोफाइल, सेकेंडरी अमीन वो भी न्यूक्लियोफाइल, टर्शरी अमीन वो भी न्यूक्लियोफाइल। मतलब जहां लोन पेयर दिख गया वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। ईथर न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल। ये सब क्या है? हमारे न्यूक्लियोफाइल। जहां लोन पेयर हो गया वो सब हमारे न्यूक्लियोफाइल है।
तो जहां भी आपको लोन पेयर दिख रहा है उसको आप सीधे न्यूक्लियोफाइल मान लो। देखो इसके बाद क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल्स में बहुत सारी वेराइटीज हैं। एक जैसे क्योंकि इसमें 1 मिनट लगेगा ना, इसलिए मैं इसे यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? विच हैव 2 साइट्स अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास 2 साइट्स हैं, ठीक है, 2 साइट्स अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसके लिए? डोनेशन के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे क्या बोला जाता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, यहां पे कार्बन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी, तो दिस इज एम्बिडेंट। क्या है ये? एम्बिडेंट है। ऐसे ही हम बात करें तो SCN, SC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां सल्फर पे भी लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन पे भी, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एम्बिडेंट। फिर नाइट्रो, नाइट्रो में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर और नाइट्रोजन पे भी, तो ये भी क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सेम वे साइनिडाइन OCN, यहां भी बात करें तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी है, नाइट्रोजन पे, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सेम वे हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH, यहां नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी, तो ये भी क्या है हमारा? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जहां पर 2 साइट्स अवेलेबल है फॉर डोनेशन, ठीक है। और देखो नाम भी याद कर लेना, कई बार क्या होता है ना, ऑर्गेनिक में हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं और अगर नाम से आ जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नाम भी याद रख लेना। दिस इज साइनेट, दिस इज नाइट्राइट या नाइट्रेट, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, एंड दिस इज थायोसाइनेट एंड दिस इज साइनेट, ठीक है, क्लियर है। तो अब समझ में आया कि ये क्या है, गलत लिख दिया, साइनेट तो वो होता है, ठीक है, थायोसाइनाइड, और क्या कहते हैं, साइनेट और थायोसाइनेट, दिस इज साइनाइड, फ्लो में गलती हो गई, या नाइट्राइट, ओके। तो ये हमारे क्या हुए? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसके बाद देखो न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि ऑर्गेनिक क्या होता है, टीचर टू टीचर वेरी करता है, कोई इसको कहीं डिस्कस करता है कोई कहीं, तो मैं आपको बस इधर पॉइंटर्स लिख देता हूं, बट मैं बता देता हूं ये मैं डिस्कस करूंगा SN1 SN2 में, जहां पे सारे अल्काइल हैलाइड्स पढ़वाऊंगा, SN1 SN2 NGP, तो SN1- SN2- उसी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो SNI, तो वो जब डिस्कशन हम करेंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, ठीक है। फिर उधर ही डिस्कस करेंगे कि जो न्यूक्लियो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। जैसे कि आप बोल सकते हो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, फिर आप बोल सकते हो उनका खुद का स्ट्रक्चर होता है, फिर आप बोल सकते हो उन पे खुद ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, फिर उसी में न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स आ जाएंगे, हार्ड न्यूक्लियोफाइल वर्सेस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। इस पे क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी है और जेई मेंस में भी पूछा गया है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देते हैं, अरे रे कभी नहीं आएगा, बट आया होता है, इम्पैक्ट भी पड़ता है, बट यही है कि सिलेक्शन रेट 1% है जेई में और कट ऑफ उतना है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपटीशन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है फोकस्ड होके पढ़ाई करने का, ठीक है। तो आप अपने लिए फोकस ट्रिगर भी तैयार कर सकते हैं। फोकस ट्रिगर क्या होता है, जैसे हम सबकी जिंदगी में एक चीज होती है कि अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, सोचते सोचते दिन निकल जाता है, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज हो जो एकदम से फोकस कर दे। तो देखो वो 3 चीज है, पहले आपकी पढ़ने की जगह सेम होनी चाहिए, दूसरा आप बहुत अंडररेटेड है, ये मेरे तो बहुत बेनिफिशियल रहा है कि दूसरा क्या कहते हैं, बाइनॉरल म्यूजिक आप प्ले कर लो विदाउट लिरिक्स वाला, बिलो 50% वॉल्यूम पे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा रूटीन। अगर आप डेली 5 बजे पढ़ते हैं शाम को,
तो 5 बजे पढ़ो, डेली शाम को 8 बजे पढ़ दो 8 बजे। इससे क्या होगा ना, उस टाइम पे जैसे ही आप बैठोगे तुरंत फोकस बन जाएगा, क्योंकि ब्रेन तैयार है। कभी 5 बजे पढ़ रहे हो, कभी सुबह 10 बजे पढ़ रहे हो, कभी दोपहर 2 बजे, वो ब्रेन को ना तैयार होना पड़ता है। वो जो एक फटीग होता है या जो एक मेहनत करनी पड़ती है, वार्म अप करना पड़ता है ब्रेन के थॉट्स को, वो हमें दिखता नहीं है। तो और मैं यहाँ पे एक और सजेशन दूंगा कि जो विदाउट लिरिक्स म्यूजिक आप सिलेक्ट करें, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक करें। कि जैसे फिजिक्स पढ़ रहा हूँ 3 डिफरेंट म्यूजिक, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो ये म्यूजिक, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो ये म्यूजिक, मैथ्स तो ये 3 डिफरेंट म्यूजिक सिलेक्ट करिए बाइनॉरल बीट्स, जो आपको सूदिंग लगे और आपका फोकस बिल्डअप करें। और उसके बाद आप एक अपना टेबल फिक्स करो और टाइम, ये करके आप पढ़ो, आपका फोकस अल्ट्रा बन जाएगा। मतलब इट्स लाइक कि चुटकियों में स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा हो जाता है कि बैठे फोकस बना, उठे फोकस उठ गया। लेकिन ये तभी होगा जब आप ये 3 चीज फॉलो करेंगे लगातार 1 हफ्ते, क्योंकि ये सबने देखा है। हम सोचते रहते हैं यार पढ़ना तो है लेकिन पढ़ नहीं पाते। यानी कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमें बिल्कुल जादू की तरह बैठे और फोकस बन जाए, तो वो ऐसे ही हो सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो ये सब हमारे न्यूक्लियोफाइल के आगे वाले पार्ट हैं, जिसे मैं पढ़ाऊंगा ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ SN1 वर्सेस SN2। ठीक है, नाउ आगे अगर हम चलें तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली इसका नाम इतनी बार ले रखा है कि जनरली पता ही होता है, N से नेगेटिव N से न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है मतलब जैसे सबसे पहला तो आसान है पहचानना, कैटायन। दुनिया में जितने भी कैटायन हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे अगर हम बात करें तो Cl प्लस Br प्लस कैटायन है तो इलेक्ट्रोफाइल, I प्लस कैटायन है तो इलेक्ट्रोफाइल, CH3 प्लस कैटायन है तो इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस कैटायन है तो इलेक्ट्रोफाइल। फिर उसके बाद NO2 प्लस कैटायन है तो इलेक्ट्रोफाइल। सेम वे NO प्लस कैटायन है तो इलेक्ट्रोफाइल। फिर ऐसे ही डाइअजोनियम आयन अगर कैटायन है तो इलेक्ट्रोफाइल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मतलब जितने भी कैटायंस आपको दिख जाएं वो सब इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे CH3CO एसाइल कैटायन भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पहचानना आसान है, लेकिन यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए केमिकल बॉन्डिंग का आना थोड़ा सा जरूरी है। हालांकि मैंने इसे पहले 3 लेक्चर GOC में मैंने पूरा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर समझाया है बहुत आराम से, 9th क्लास का बच्चा मानते हुए। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं NH4 प्लस एंड H3O प्लस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। मैं चाहता हूं इसको पूरा विजुअलाइज करो, सोचो। मैंने लेक्चर 3 में डिस्कस किया है इसको GOC के, तो वहां पे आप डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे बस मैं इतना बता देता हूँ कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, सेम विद द ऑक्सीजन। इसकी वजह से इनके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सब शेल में अगर हम बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है नाइट्रोजन की, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो 3 तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और 1 कोऑर्डिनेट, जो कि इसने बना लिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 बॉन्ड तो बना चुका है। 3 हाइड्रोजन थे 1s1 वाले, उनके साथ एक H+ खाली था, उसके साथ कोऑर्डिनेट। क्या ये और बॉन्ड बना पाएगा? नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज देख के ये नहीं सोचना है कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। तो these two are cations which cannot act as electrophile. ओके, फिर उसके बाद अब दूसरी परेशानी आती है इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने में, अगर वो न्यूट्रल हो। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वैसे पहचानना उस केस में इजी होगा अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तब। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर होगा तो क्लियर है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले भी क्या कहलाते हैं हमारे, इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे अगर हम बात करें कौन होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसका होगा, तो सर एक तो कार्बोकेटाइन है, अरे वो तो पॉजिटिव चार्ज है, और कोई। तो देखो वहां पर अगर हम बात करें तो जैसे AlCl3 ये लुईस एसिड
ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगा। ठीक है, BeCl2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगा, क्योंकि इन सब का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। डाइबोरेन B2H6 इनका ऑक्टेट भी क्या है, इनकम्प्लीट। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे न्यूट्रल होंगे विच हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें जो है देख के लगेगा सर सिर्फ बोले जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये डेटा है। समझ तो आप गए लिखते ही वैकेंट d ऑर्बिटल। जैसे कि अगर मैंने लिखा कि मेरे पास लेट्स से आई हैव H2S, तो मुझे दिख रहा है कि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने का अगर चांसेस है तो हो जाएगा। तो जबकि इसमें थोड़े और रीजंस हैं, ये एसिड है नहीं हो पाता, इसलिए इसके जैसा एक और होता है SO3। SO3 के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये क्या करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है SO3। तो जहां आपको न्यूट्रल दिख जाए उधर उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल या वैकेंट p ऑर्बिटल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तीसरा जो इलेक्ट्रोफाइल है, तीसरा टाइप, वो होता है वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की वजह से। यानी उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा और उसका वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होगा बॉन्ड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो एलिमेंट होगा वो पहले ही बॉन्डिंग को खींच के क्या कर चुका होगा, बॉन्ड को वीक कर चुका होगा, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे देखो बोर्ड पे देखना, सी एल्काइल हैलाइड एग्जांपल ले लेते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और ये है हेलोजन। देखो यहां बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के ले गया, तो मैंने आपको बताया सब नेगेटिव है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो नेगेटिव, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन बिल्कुल नहीं है, वो न्यूक्लियस में आराम कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा हुआ है, वही लड़ाई कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहां पर अगर आपके किसी के साथ बॉन्ड बना है और वो आपको बराबर का हक नहीं दे रहा, ठीक है, अगर वो आपको बराबर का हक नहीं दे रहा है, तो आप बताओ आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कहीं और बॉन्ड बना लेता हूं। और जब ये कहीं और बॉन्ड बनाएगा तो जहां बॉन्ड बना होता है उसके अपोजिट में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, उसके अपोजिट में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। अब आप सोचो कि क्या ये बॉन्ड, अगर यहां से बॉन्ड बनने लगा तो ये बॉन्ड कमजोर क्यों होगा? तो देखो ये तो अपने बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ा है, फॉर्मूले से रिलेट करवा देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन लेके आए और वो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, वो धीरे धीरे कह रहा है कि ले लो इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इसके एंटी बॉन्डिंग को धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम, यानी कि इधर से बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। यानी कि एल्काइल हैलाइड का, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एल्काइल हैलाइड का ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, जिसपे प्लस होगा उसे इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कई बार बच्चा ना इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक में कंफ्यूज हो जाता है, जस्ट नाउन बना दिया हमने, ठीक है, बच्चे से बचपना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। और क्लास में मैं बात जैसी बच्चों को बताता हूँ तो फिर बच्चा कहता है यानी जहां जहां प्लस आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। यस, जहां जहां प्लस आएगा वो सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, वो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाए तो, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक में हम पढ़ेंगे आगे एक रिएक्शन जिसमें CO2 अटैक करता है कोल्स। ठीक है, तो कोलवे रिएक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आप बोलोगे दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि इस पे कमी है, तो कोल्स में CO2 इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। बट ये जो कम, ये प्लस है, ये डेल्टा प्लस है, यानी बहुत कम, तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। कैसा इलेक्ट्रोफाइल होगा? वीक, मतलब हर बेंजीन पे जाके अटैक नहीं करेगा, जहां बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, बहुत ज्यादा, वहां जाके अटैक कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम बोलेंगे और क्या पॉसिबिलिटी है।
अब तो बस सोचते चले जाओ जहां जहां प्लस आ रहा है, जैसे CH3OH2 प्लस, वैसे OH भी चल जाएगा काम, बट OH बैड लीविंग ग्रुप होता है तो प्रोटोनेशन के बाद लीव करता है, इसलिए मैंने CH3OH2 प्लस लिखा है। ठीक है, तो अगर कहीं ये लिखा है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी सही है। तो CH3OH ये भी सही है, बट OH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं, जो लोन पेयर लेके खड़ा है, ले लो भाई लोन पेयर ले लो, यानी वो अकेले नहीं रह सकता, उसे डर लगता अकेले रहने में, कहता मेरे को जल्दी से कोई मिले मैं लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना लूं, यानी ये खुद अकेला स्टेबल नहीं है। तो जब ये खुद स्टेबल नहीं है तो ये इजीली लीव भी नहीं करता। ठीक है, तो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां सेंटर तो यस मैं बोलूंगा कि जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जब ये लीव करता है तो प्रोटोनेशन के बाद, तो अब प्लस आ गया, अब तो और ज्यादा प्लस होगा क्योंकि प्लस तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक। तो जहां जहां डेल्टा प्लस दिख जाए वो सब इलेक्ट्रोफाइल है, सब, मतलब तो अब हम सारे एग्जांपल्स में देखेंगे कहां 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 दिख रहा है। CO2 दिख गया, ठीक है, CO2 लिख चुके हैं, फिर अल्काइल हैलाइड भी लिख चुके हैं, CO आप सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं, ये मुझे बताओ कमेंट करके। CH3Cl इलेक्ट्रोफाइल है, और कहां प्लस आएगा, तो यू कैन से एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, यहां पे नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे ही यहां नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो क्या हो रहा है यहां पे, तो यू कैन से इधर भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो दिस इज अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, हालांकि मैं इसको आगे ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए समराइज करूंगा, क्योंकि मैं पूरी ऑर्गेनिक में बात बोलता रहूंगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो मैं ये बोलता रहूंगा। तो मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि ऐसा मान लो जितने कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्सटीट्यूशन शो कर रहे हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल है, और जितने कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्सटीट्यूशन शो कर रहे हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसा एक समझ सकते हो। तो मैं ये लेक्चर खत्म करता हूं इस स्टेटमेंट के साथ, और आप बताना दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। ऑल कंपाउंड्स शोइंग, जितने भी कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, या फिर ऑल कंपाउंड्स शोइंग, जितने भी कंपाउंड्स शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर न्यूक्लियोफाइल, क्या ये बात सत्य है? तो इस तरीके से आज हमने एनर्जी का डायग्राम और इंटरमीडिएट पढ़ा। तो देखो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, यानी कि अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन नहीं एल्केन शुरू करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, फिर हेलोएल्केन, हेलोएरिन, चैप्टर वाइज चलेंगे, उसमें जहां जो मैकेनिज्म जो क्वेश्चन होंगे उसका डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल अगर डिस्कस करूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, समझ नहीं आएगा कौन सा कहाँ यूज होगा। ठीक है, हालांकि अगर आप जस्ट एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो मैंने लास्ट ईयर रिएक्शन मैकेनिज्म का पे बोर्ड लेवल था और नीट, तो मतलब यू कैन से कि आपको एक फंडामेंटल ओवरव्यू वहां से रिएक्शन मैकेनिज्म का मिल जाएगा। और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब हाइड्रोकार्बन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।